ये कहना चाहूंगी कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। किसी और से कंपटीशन नहीं, आपकी कंपटीशन आपके साथ है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप है और आज एक खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर प्रभालाल मैम। इन्होंने 16 साल तक इंडियन नेवी में एज एन एजुकेशन ऑफिसर वर्क किया है। करंटली सी इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड हेल्पिंग पीपल टू डेवलप देयर सोशल स्किल्स, प्रोडक्टिविटी, पर्सनैलिटी। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। मैम, डिफेंस कॉरिडोर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर रियली वेरी ऑनर्ड टू हैव यू हियर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया यहाँ बोलने के लिए, तो बहुत आभारी हूँ मैं इसके लिए। ओके, थैंक यू मैम। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे व्यूवर्स को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैं कमांडर प्रभालाल भारतीय नौसेना में 17 साल के आसपास काम कर चुकी हूँ और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। मैं नौसेना में एक एजुकेशन ऑफिसर के तौर पे काम करती थी और अभी आफ्टर माय रिलीज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल स्पीकर, ट्रेनर और ICF-CC सर्टिफाइड कोच हूँ। मेरा जिंदगी में मानना है कि अगर आप किसी एक व्यक्ति की भी जिंदगी बदल सके अपनी बातों से, अगर वो आपकी बातों से इंस्पायर होके कोई एक्शन ले सके, तो मेरे लिए ये बहुत है। 1% चेंज इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो गुड इनफ। कहते हैं you should change the world, but if you cannot change the world, you can at least change someone's life. वो जिंदगी भर आपने उसके लिए क्या कर दिया ये आपको पता नहीं है। ओके ओके, थैंक यू मैम। मैम, आपने ये कब सोचा कि मुझे डिफेंस फोर्सेस की तरफ जाना चाहिए? कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा पर्सन जिसने आपको मोटिवेट किया, यस यू शुड ट्राई फॉर डिफेंस फोर्सेस? ऐसा पर्सन तो नहीं बोल पाऊंगी। मेरे पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में थे, वो इंडियन रेलवेज में काम करते थे, तो पोस्टिंग गुवाहाटी में उनकी थी। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे आर्मी के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। यस मैम। उनसे बातचीत में पता चलता था कि आर्मी की लाइफ कैसी है। बड़ा अच्छा लगता था सुन के। उसके बाद जो टीवी में सीरियल्स आते थे, आप कहें तो एक तरह से उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। फौजी और भी सीरियल्स आए। यस फिर एक सीरियल आया आरोहन, जो नेवी के बारे में था। मैम। समुंदर के बारे में या पानी से रिलेटेड मेरा कोई पहले से कोई जान पहचान या कोई मतलब कुछ था ही नहीं, कुछ मुझे पता नहीं था सिवाय ब्रह्मपुत्र नदी की जिसके किनारे में रहती थी। आरोहण सीरियल से मुझे नेवी के बारे में पता चला। एक अंदर एक दबी हुई इच्छा थी कि कभी मैं फौज ज्वाइन करूंगी। उससे पहले 1992 से पहले लेडीज फौज नहीं ज्वाइन करती थी। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करने का मौका मिला। सो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने ही एनवायरनमेंट जिसमें मैं पली बढ़ी, उसमें ये इच्छा थी, तो मैं आगे बढ़ी। ओके मैम। मैम, हमारे व्यूवर्स को आप उस टाइम पे ले जाइए जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि मैम आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में ये सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, तो उसको आपने कैसे टैकल किया? क्लास 12th के बाद जैसे कि बाकी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, मैंने भी वही किया। क्योंकि मेरे पिताजी वो रेलवेज में थे, मैंने पहले बताया, तो वो चाहते थे कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब ही करूं। बट मेरे अंदर गवर्नमेंट जॉब में आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन करने की एक इच्छा थी, जो मेरे पिताजी उतना तैयार नहीं थे। क्योंकि हमारे पूरी फैमिली में कोई भी डिफेंस से नहीं है, कोई डिफेंस बैकग्राउंड वाला कोई नहीं है। लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, लड़के भी कोई नहीं है। मैं अपनी फैमिली में पहली हूं जो डिफेंस में आई, तो उनको मनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था।
मैं उस समय दिल्ली में थी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, और बट अंदर से इच्छा फौज ज्वाइन करने की थी। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में जब ये ऐड आया, हमने भरा। बहुत मुश्किल आई इसके लिए, कि मुश्किलें इन टर्म्स ऑफ कि मेरे फादर को मुझे जो कन्विंस करना पड़ा, वो ज्यादा मुश्किल थी। और बट किसी तरह जो इसके फायदे हैं, इसका जो तौर तरीका है, रहन सहन है, ये सारी चीजें अगर आपको पता है और आप जानते हो इसके बारे में, आपने इसके बारे में ठीक से पता कर लिया है, तो एज पेरेंट्स मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अगर आप उनको बताओ, उनके प्लस पॉइंट्स बताओ, तो वो क्यों नहीं मानेंगे। आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है। अगर आपके अंदर वो इच्छा है, दृढ़ निश्चय है कि मुझे ये करना है, तो आप कर लोगे। ओके मैम, आप अपने एसएसबी एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा था वो? एसएसबी एक्सपीरियंस बहुत यादगार है मेरे लिए। लोग उसको बहुत टेंशन के तौर पे लेते हैं, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि अगर आपने मन में ये नहीं सोचा कि मुझे ये जबरदस्ती करना है, आपको वहां नेचुरल रहना है। 5 दिन का फिर मेडिकल्स होता है, तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो पहला पड़ाव है कि आप वहां पहुंचते हो, पूरी देश से सारे लोग आते हैं, रेलवे स्टेशन में ही आप मिलो, लेकिन आप उस समय तक जान पहचान नहीं होती। फिर आप बस में बैठते हो और आपको लेके जाते हैं कैंटोनमेंट में, एसएसबी जहां होती है वहां पे। और डे 1, ठीक है, अगले दिन आपका टेस्टिंग होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ उस दिन टेस्ट में पास नहीं होते हैं, तो वो वापस घर को जाते हैं। फिर वो जो पास हो जाते हैं वो दूसरी चरण के लिए जाते हैं। इस समय तक आपस में जितने लोग होते हैं, थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है, और इतना अच्छा लगता है। कोई नॉर्थ से आया है, कोई साउथ से, कोई वेस्ट से, कोई ईस्ट से, अलग अलग जगह से। एक नए तरीके के लोग जब आप मिलते हो, और एक्चुअली स्पीकिंग शायद कुछ कोर्समेट्स मेरे आज वहीं से बने हैं, वहीं से हमारी बॉन्डिंग शुरू हो गई। और वो जो अगले 5 दिन थे, मैं यही सबको ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई मुखौटा पहन के ना जाएं। यस मैम। जो आप हो, आप वही रहो, वरना वहां पे वो लोग बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप बोल कुछ रहे हो, तो ये जो है हमारे एक्शंस, हमारा बिहेवियर, ये सब कुछ वहां बता देता है। आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप लिख कुछ रहे हो, लेकिन उनके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो पकड़ लेंगे कि आप सही नहीं बोल रहे हो। तो वो कहते हैं ना कि मनसा वाचा कर्मणा। मैं अक्सर ये बात सबको बोलती हूँ कि जो हमारे मन में है, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, ये तीनों चीज, इसका अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम, आपने आईएनए से अपना ट्रेनिंग किया है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैसे आईएनए में, एक एकेडमी में, एक रिकमेंडेड कैडेट एक ऑफिसर में तब्दील होता है? ये जर्नी हमारी 4 महीने की ट्रेनिंग थी वहां पे। उसके बाद भी ट्रेनिंग्स होती है, जैसे कि आईएनए में सारे ब्रांचेस के लोग इकट्ठे आए, सबकी कॉमन ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपके ब्रांच के ऊपर, ब्रांच जैसा है उसके हिसाब से आपको अलग अलग जगह ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग सिर्फ 4 महीने की ही है। यस मैम। ट्रेनिंग लंबे पीरियड के लिए होती है, आपके ब्रांच के हिसाब से। 4 महीने आपकी आईएनए में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद शिप पे भेजते हैं, शिप के बारे में बताने के लिए। उसके बाद और भी जगह भेजते हैं, कि लोनावला में भी भेजते हैं। फिर हमें खाता बही, जो लॉजिस्टिक्स जो हम कहते हैं, अकाउंट्स, उनके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ओके मैम। मेन मटेरियल सबके बारे में। सो उसके लिए हमें आईएनएस हमला में भी भेजा जाता है। उसके बाद अगेन आपका फर्दर ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाता है। तो जो मैं अभी बात करूंगी, जो 4 महीने की मेन ट्रेनिंग होती है, जिसके बाद हम कमीशन्ड ऑफिसर बनते हैं। यस मैम। ये 4 महीने कैसे बीत गए, कसम से पता नहीं चला। दिन होता था, रात होता था, दिन
और रात। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तो इतना कुछ वहां सीखा। सुबह जैसे सुबह उठ के हमारी परेड की ट्रेनिंग होती थी या फिर गेम्स का पीरियड होता था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद हम आएंगे, नहा धो के ब्रेकफास्ट करा और उसके बाद हम पढ़ने के लिए चले जाते थे, जिसको मॉर्निंग टाइम हमारा एकेडमिक्स से रिलेटेड होता था। ओके। वापस आए, लंच करा और उसके बाद थोड़ी देर के बाद में फिर हम गेम्स के लिए जाते थे, या हमारे डिविजन्स होते हैं, हम सबको बांट दिया जाता है, जैसे स्क्वाड्रंस बोलते हैं ना, यस मैम। ऐसे हमें बांट दिया जाता है और वहां अलग अलग एक्टिविटीज होती है। ओके। खेल कूद के और भी है, क्लब्स हैं, तो उससे रिलेटेड उसमें एक्टिविटीज होती हैं। ओके ओके मैम। फिर से हम शाम को डिनर से पहले फिर मिलेंगे, फिर डिनर के बाद में स्टडी टाइम उसके पहले होता है। यस मैम। तो आप ये मान के चले कि एकेडमी में एक बैलेंस है, एक समन्वय है, आपको एकेडमिक्स का भी, फिजिकल ट्रेनिंग का भी। ओके, सो उन सब का पीटी, परेड, एकेडमिक्स सब कुछ जरूरी है। एज एन ऑफिसर जब हम इवॉल्व होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको एक ही चीज में अच्छा रहना है। आपको सारी खूबियां उसमें बताएंगे। वो आपको जहाज कैसे चलाते हैं, छोटी जहाज जो नाव बोलते हैं उसके बारे में, एक सेल बोट जो हम कहते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। राइफल ट्रेनिंग भी होती है, सब कुछ उसी में। सो एज एन एजुकेशन ऑफिसर भी हमें रेडी रहना है कि कल को अगर जरूरत पड़ी तो हमें भी तो राइफल चलाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है। तो शिप पे जो भी आदमी जाता है हर एक राइफल ट्रेंड होते हैं। ओके मैम। ऐसा नहीं है कि वहां पे इक्विपमेंट, वहां क्या जरूरत है, जरूरत कभी भी कहीं पे भी पड़ सकती है। हर एक को स्विमिंग आती है। अच्छा, बेसिक ये ट्रेनिंग वो लोग देते हैं, हमें सब कुछ सिखाते हैं। सो एकेडमी में जब आप घुसते हो तो हम कहते हैं एक कच्चा, जैसे रॉ ट्रेनी होता है। यस मैम। और उस ट्रेनिंग के फेज से, वो पूरी प्रोसेस से वो गुजर के एक ऑफिसर बनता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, ये रोज थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स, थोड़ा 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 कर करके, और एक दिन आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती हो, आपको पता भी नहीं चलता है कि फौज ने आपको क्या क्या सिखा दिया। इतनी कॉमराडरी, इतना जो टीम बिल्डिंग जो वहां पे होता है, हमारे फौज के जो तरीके हैं उससे, कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम। ये आपको इनग्रेन हो जाता है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल, कैसे बात करना है, सब कुछ। आप एज ऑफिसर्स, आपको अपने जवानों से बात करना है, कैसे उनसे बात करोगे, कैसे उनको मोटिवेटेड रखोगे। यस मैम। ये बातों बातों में जो हम जिनसे सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करते हो, उनको देखते हो और आप सीखते हो। हम कैंप्स में जाते हैं, 5-6 दिन हम इंस्टीट्यूट से, जो नेवल एकेडमी है वहां से हम दूर जाते हैं। कोई जंगल वाली एरिया में हम अपने टेंट्स खुद लगाते हैं, टेंट्स में रहते हैं। कोई वहां बाथरूम की फैसिलिटी या वैसा कुछ नहीं है, वो तंबू लगा के कॉर्नर करके। क्योंकि अगर जरूरत पड़े तो आपको ऐसे सिचुएशन में भी सरवाइव करना है। आपको एज एन इंसान ऐसा बना दिया जाता है, इतना अंदर से मजबूत, कि आप किसी भी सिचुएशन में रह लोगे। ओके मैम। आपको ऐशो आराम की उतनी जरूरत नहीं है। आपको जो बेयर मिनिमम बेसिक जो होता है, बस उतने में आप कैसे रह लोगे। ओके मैम। सोचते थे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आज देख लो, मैं आपके सामने बैठी हूँ। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई स्टूडेंट या कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट एज ए एजुकेशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता है इंडियन नेवी को, तो कैसे ज्वाइन करे, और एक एजुकेशन ऑफिसर के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं इंडियन नेवी में? देखिए, एज एन एजुकेशन ऑफिसर अभी तक तो शिप पे हमारी अपॉइंटमेंट्स नहीं होती है, बिकॉज ये सी गोइंग बिलेट फिलहाल नहीं है। लेकिन आपको शिप के बारे में सब पता होना चाहिए। एंट्री लेवल में बताती हूँ कैसे। आप इंडियन नेवी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे उनके एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, प्लस आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आप चेक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन जरूरी है, बीटेक्स आते हैं आजकल। पहले जो है, जैसे जब से हमने इंडियन नेवल एकेडमी को आए ने, इंडियन नेवल एकेडमी एजीमला में शिफ्ट हुआ है,
वहां की जो डिग्री है वो बीटेक डिग्री दी जाती है, जो कैडेट्स पास आउट होते हैं, राइट। यस मैम। वहां पे भी हमको पढ़ाने के लिए भेजा जाता है, ट्रेनिंग के लिए, इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज के लिए। सो ग्रेजुएशन आपकी जरूरी है। आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अंदर आ गए, उसके हिसाब से एसएसबी क्लियर करके एज एन एजुकेशन ऑफिसर यहाँ पे आपको अलग अलग अपॉइंटमेंट्स दिए जाएंगे। दो टाइप के आप बोल सकते हो एजुकेशन ऑफिसर के लिए अपॉइंटमेंट होता है। यस मैम। एक होता है ट्रेनिंग बिलेट, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में, ओके। जैसे कि आईने इटसेल्फ एक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है, एनडीए एक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट है। हमारा जो सदर्न नेवल कमांड है, जो कोची में उनका हेडक्वार्टर है, यस मैम, वो एक ट्रेनिंग कमांड है, और इस कमांड के अंदर अलग अलग जगह ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आईएनएस हमला, जहां लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। यस मैम, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग स्कूल, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया है, वो ट्रेनिंग आईएनएस वलसुरा, जो जामनगर में दिया जाता है। ओके बेसिक ट्रेनिंग सेलर्स की वो चिल्का में दी जाती है। ओके। जो इंजीनियरिंग ब्रांच में होते हैं, जो शिप को चलाते हैं, जिसको हम सिविल वर्ल्ड में मैकेनिकल बोलते हैं, उसकी ट्रेनिंग लोनावला में दी जाती है। इसी टाइप से डिपेंडिंग कि आपने क्या स्पेशलाइजेशन लिया है, आपकी ट्रेनिंग अलग अलग जगह दी जाती है। तो इन ट्रेनिंग स्कूल्स में आपकी अपॉइंटमेंट होती है, एक वो। दूसरा, जिसको हम बेस बोलते हैं, जिसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी दी जाती है। इसमें आपको, इसके अलावा ये जैसे ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स में भी आपको इंस्ट्रक्शनल ड्यूटीज आपको करनी है। इसके अलावा आप डिपेंडिंग ऑन द प्लेस आप कहाँ पोस्टेड हो, लाइब्रेरी, बहुत सारे स्कूल्स होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के स्कूल्स में अगर मैं केजी स्कूल बोलती हूँ, नेवल केजी जो बोलते हैं, ओके। केंद्रीय विद्यालय, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, इन तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखना होता है। बहुत सारे ट्रेनिंग फंड्स होते हैं, ग्रांट्स आते हैं, उनका जो अकाउंट्स है उसको भी हैंडल करना होता है। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहे हो या पढ़ा रहे हो, उसके अलावा भी ये काम है। इसके अलावा एक और काम है मेट, जो कुछ एजुकेशन ऑफिसर्स में थोड़े दिनों के बाद जो सेलेक्ट होते हैं, उनको मेट ब्रांच में मेट की ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे जब जहाज उड़ता है यस तो वेदर कैसा है, बिना उसकी जानकारी लिए कहीं जाना ठीक नहीं है। तो इस चीज के लिए उनको आईएमडी पुणे, वहां भेजा जाता है। ओके इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पुणे में है, वहां भेजा जाता है। तो वो मेट, जो लोग मेट स्पेशलाइजेशन करते हैं, उन लोगों की पोस्टिंग शिप में आ सकती है। ओके मैम। और इसके अलावा आपको, अगर आप बीटेक हो तो आपको अपग्रेडेशन के लिए एमटेक करने का भी चांस मिलता है। अच्छा। अब एमटेक आपको या तो आईआईटीज के थ्रू कराते हैं या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटी से भी करते हैं। सो वो आपको एक इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना होगा। आपने अगर वो क्वालिफाई किया तो आप आगे उसमें कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आपके ऊपर है आप कैसे लेते हैं। ओके ओके मैम। ओके मैम, आपने एजुकेशन सेक्टर को बहुत करीब से देखा है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या वीकनेस है और क्या गैप जो फुलफिल होना जरूरी है आपको लगता है। गैप मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगी कि अभी भी हमारा जो सिस्टम है वो रोट लर्निंग के ऊपर है। यानी कि आपने एग्जाम लिया, उसमें आपने कितना मार्क्स उसमें मिला आपको, उस पे वो डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि उस दिन के असेसमेंट में बच्चे ने, हो सकता है उसको आता हो बट उस दिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो हल नहीं कर पाया। तो कोई एक वो है कि असेसमेंट प्रोसीजर जो अपना है, ये एक दिन का असेसमेंट नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूं, मैं अच्छी हूं या बुरी हूं, या आप जब तक मुझे जानोगे नहीं
तब तक आप मेरे बारे में ये असेसमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंटिन्यूअस असेसमेंट होना जरूरी है, जो बहुत सारी बदलाव आए हैं। लेकिन जब हम सिविल वर्ल्ड में जाते हैं तो आपका 10th का मार्क्स कितना है, आपका 12th का मार्क्स कितना है, ये बहुत मायने रखता है आज भी। यस मैम। कहीं भी एंट्रेंस, तो इसमें थोड़ा सिस्टम में चेंज आना चाहिए। दूसरा, लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स बहुत जरूरी है। आज हम बस टेक्नोलॉजी के पीछे भागे जा रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को पता है कि आलू जमीन के अंदर उगता है या जमीन के ऊपर उगता है? यस मैम। एक एग्जाम्पल। यस मैम। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि जो हमारी, जो हम कहते हैं लाइफ बेसिक, जो हम सिर्फ टेक्नोलॉजी और बाकी चीज कोडिंग सारा कुछ हम करे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ, जरूरी नहीं है। बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, स्किल्स, सोशल स्किल्स, ये बहुत जरूरी है। बहुत मायने रखता है एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एनईपी आ रहा है और इसमें इसका ख्याल रखा गया है। इट विल टेक टाइम और थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो दिन जरूर आएगा। मैम, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस पे लिखा हुआ था कि ये भी एक प्रॉब्लम है मैम, यू कैन कॉन्ट्राडिक्ट ऑन दैट, कि जो हमारे टीचर्स है ना वो क्रीम पे फोकस करते हैं। वो सोचते हैं कि ये अच्छा बच्चा है तो इसको और ऊपर किया जाए, बट अगर रादर देन वो अच्छा बच्चा है वो तो कर ही लेगा, रादर देन हम एक वीक स्टूडेंट पे ज्यादा टीचर्स फोकस करें तो शायद बेटर होगा। क्या इस पे आप एग्री करते हैं? हाँ, कुछ हद तक तो एग्री करूंगी, क्योंकि जो पहले से ऊपर है उसको उतना उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नीचे है उसको जरूरी है कि हम बराबर नहीं तो कम से कम उसके पहुंच तक लेके आए। तो ये जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन वाला जो मैंने आपको कहा, इसमें बच्चे का प्रोग्रेस मापा जाता है थोड़े थोड़े दिनों में, कि आज बच्चा यहाँ है, कल ये कहाँ पे है। इस सिस्टम में बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट ड्रास्टिक होना जरूरी नहीं है। अगर कोई बच्चा पेंसिल पकड़ नहीं सकता है और उसने पेंसिल को पकड़ना सीख लिया, ग्रास्प करना सीख लिया, तो ये उसके लिए एक माइलस्टोन है, एक सेमेस्टर के लिए, एक क्वार्टर के लिए। yes, अगले में सही से लिखना। मैं ये नहीं कहती हूं कि उसने पेंसिल पकड़ा और 8 लाइन लिख दी। तो हर आपका जो कंपैरिजन है वो अपने आप से होना चाहिए। yes, आज आप जहां हो, कल आप कहाँ हो, ये नहीं कि आपके साथ वाले कहाँ हैं। हर एक बच्चा यूनिक है, उसकी कंपटीशन किसी से नहीं होनी चाहिए, उसकी कंपटीशन अपने आप से होनी चाहिए, हर दिन थोड़ा बेहतर। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। मैम, करंटली आप लोगों को ट्रेन कर रही हैं सो दैट दे कैन इम्प्रूव देयर सोशल स्किल्स, प्रोडक्टिविटी एंड पर्सनैलिटी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मुझे ये स्किल्स ये बहुत करीब लगता है। तो मैं चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैं लोगों से बात करती थी पहले, फौज में भी आपके पास बहुत सारे मेन होते हैं और भी स्टाफ सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं। yes, तो जब मैं उनसे बात करती थी किसी भी या फिर अदरवाइज ऑल्सो, वो आपको किसी प्रॉब्लम में है और अप्रोच करें, आपने उनको बताया क्या करना है, कैसे एक मार्गदर्शन टाइप दिया, और वो उस चीज को फॉलो करते और आपके पास वापस आते, हमने आपकी बात का अमल किया और मुझे सफलता मिली, और आपको थैंक यू बोलते, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ चलो। तो ये मेरे साथ अक्सर होता था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना जब मैं बोलती हूँ लोग सुनते हैं, फिर उस बात का अमल करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उसपे एक्शन करते हैं, और जब एक्शन करते हैं तो रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं उनको ये नहीं कहती हूँ कि तुम पहाड़ चढ़ लो, लॉन्ग टर्म नहीं, मेरा है कि तुम्हारा गोल क्या है, उसको मैंने आइडेंटिफाई करना है। उस गोल को अचीव करने के लिए, जो विजन है उनका, उसको अचीव करने के लिए मैं उनको शॉर्ट टर्म गोल्स बताती हूँ। अभी के लिए ये करो, अभी के लिए ये करो,
और फिर समय के हिसाब से उसको भी मैं चेंज करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने सोचा कि 1 महीने तक मेरा ये प्लान है। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो स्टीयरिंग मेरे हाथ में है और ब्रेक है। ट्रैफिक के हिसाब से मैं ब्रेक और एक्सेलरेटर दबाऊंगी। अगर सिचुएशन कोई ऑब्स्टिकल आया तो मैं उस पे रोकूंगी, मैं ब्रेक लगाऊंगी। लेकिन अगर रास्ता साफ है तो मैं एक्सेलरेटर दबाऊंगी। ओके। उसी तरह हमारी जिंदगी होती है। कई बार क्या होता है, आप सोच रहे हो मुझे इस पर्टिकुलर रास्ते में जाना है, लेकिन आगे कोई खड्डा है या रुकावट है, तो आप अपने रास्ते से डाइवर्ट होते हो, दूसरा रास्ता चुनते हो, लेकिन मंजिल वही है। यस मैम। इसी चीज को देखने के लिए कई बार क्या होता है, लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो एज अ ट्रेनर और एज अ कोच आप कैसे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, ये मेरा मतलब मेन यही रहता है। ओके, मेन मोटो यही है। यस। ओके कि ओके। कैसे आप आगे बढ़ो लाइफ में। ओके मैम, कोई आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, मुझसे कांटेक्ट करें और मैं बता दूंगी। आप सबसे पहले उसको ये होना चाहिए कि उसकी तकलीफ क्या है। ओके मैम। किसी डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो आपको प्रॉब्लम ये होनी पता चाहिए। होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, सिम्टम्स क्या है। ओके मैम। जैसे हम कहते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन, हम कहते हैं चीजों को टालना, ये एक्चुअली एक सिम्टम है, ये यस कारण नहीं है। यस मैम। इसका कारण कुछ और है। कारण है हमें उस चीज को करने के लिए डर लगता है, लोग क्या सोचेंगे, ये हो सकता है। इंटरेस्ट नहीं है उस चीज पे। इंटरेस्ट नहीं है। अपने आप को हमें एनालाइज करना है। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। मैम तो ये बताइए, आज की जो जनरेशन है उसको मोस्ट स्ट्रेस जनरेशन ऑफ ऑल टाइम बोला जाता है, क्योंकि मैम बहुत सी कंडीशंस हैं। तो मैम आप ये बताइए कि एक स्टूडेंट या एक पर्सन अपनी लाइफ में क्या ऐसा करे जिससे वो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी पाए? स्ट्रेस अगर आप कंपेयर करें पहले और अभी के सिचुएशन में, यस मैम। तो हमारी इस टेक्नोलॉजी के वजह से जिंदगी बहुत फास्ट पेस्ड हो गई है। फास्ट पेस्ड का एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको दूं कि ये अगर आपको कोई असाइनमेंट मिला है लेट्स से और एक प्रोजेक्ट है, यस मैम। आपको उस पे काम करने के लिए दिया है, आपने उस प्रोजेक्ट को बनाया। पहले क्या होता था, आप प्रपोजल बनाओगे, उसको डाक से भेजोगे। यस मैम, टाइम लगता था। यस मैम। टाइम लगता है, तो जाने में टाइम लगा, वहां से रिप्लाई आपको पहुंचने में टाइम लगता है। यस मैम। फिर आप उस पे एक्शन करोगे। इस बीच आपके पास समय होता है वो तैयारी करने के लिए। यस मैम। अभी क्या है, इंस्टेंट है, ईमेल भेजा, टंग, वहां से तुरंत रिप्लाई भी आ जाएगा 1-2 घंटे में। तो आपका रिएक्शन टाइम, यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी। यस मैम। ये जो हर समय तैयार रहना, ये इंसान को मतलब इसमें टेंशन बढ़ गया। यस मैम, स्ट्रेस बढ़ गया है। फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज यंगर जनरेशन में फियर ऑफ मिसिंग आउट। यस मैम। हर थोड़ी देर में मोबाइल चेक करना, मुझे हर एक जगह प्रेजेंट रहना है, ऐसा नहीं है। आप अपनी प्रायोरिटीज को सेट कीजिए, एक रूटीन फॉलो कीजिए। सुबह का रूटीन, दोपहर का रूटीन, शाम का रूटीन। सारा समय पढ़ना जरूरी नहीं है। यस मैम। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आप न्यूज में देख ही रहे होंगे, यस मैम। आजकल कम लोग भी, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दें। यस मैम। जब आप सेहतमंद रहेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कितना भी आपके पास दिमाग हो, लेकिन अगर शरीर ने साथ नहीं दिया, आप बीमार हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ओके मैम, क्या आपको ये लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका ओवर केयर करना, ओवर प्रोटेक्टेड रखना अपने चिल्ड्रन को, ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि ज़्यादा स्ट्रेस है बच्चों में?
सारे पेरेंट्स का तो नहीं कह पाऊंगी, हाँ कुछ पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, हम वो आज भी सही नहीं है। मैक्सिमम यही देखने को मिलता है आजकल की पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टेड हैं, बच्चे को कभी बाहर फेस ही नहीं करने देते हैं, बाहर की लाइफ को फेस नहीं करने देते हैं। आई थिंक ये भी प्रॉब्लम है। अब थोड़ा है, ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इसको आप अपनी तरीके से, बच्चों को अगर एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे अगर आपने उससे सब्जी भाजी लाने के लिए नहीं भेजा, यस तो मैम। वो कैसे जानेगा कि कल को जब उसको अकेले रहना है तो कैसे हैंडल करना है। यस मैम। अगर उसने कभी गैस ही नहीं जलाई है तो कल जब वो अकेला रहेगा, तो आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में आज से तैयारी करनी है। सिर्फ प्यार नहीं देना है, कल को आपके पास वो ज्यादा से ज्यादा आजकल कोई बच्चा कितनी दिन रहता है? 12 साल। 12 साल। 12 साल मतलब 12वीं क्लास तक 12 साल, और उसके पहले 5 साल 17 साल। उसके बाद बच्चा घर से अपने बाहर ही घोंसले रहो। से निकल जाता है। यस मैम। अगर आपने उसको बहुत ज्यादा प्यार से रखा है तो आप उसके लिए अड़चन क्रिएट कर रहे हो। यस वो मैम। बाहर जाके एडजस्ट नहीं कर पाएगा। यस मैम। उसको आज से ही अगर प्रिपेयर करो कि कल को अगर आपको हॉस्टल में रहना है या आपको कहीं बाहर अलग से तैयारी करने के लिए रहना है, तो कैसे रहेंगे। उसको अपना काम थोड़ा थोड़ा दो, घर के काम में बोलो हाथ बटाने के लिए। यस मैम। थोड़ा वो काम करेगा तभी तो वो सीखेगा, नहीं तो कैसे आगे बढ़ेगा। अकेले कैसे रहेगा? अचानक से इतना ज्यादा उसको घर का खाना की याद आएगी, वो बाहर एडजस्ट नहीं कर पाएगा, फिर तबीयत खराब होगी। सारा टाइम मम्मी पापा के साथ ही अगर बंधा रहेगा, अगर वो घर में ही बैठा है, दोस्तों के साथ खेलने नहीं जा रहा है, तो नए फ्रेंड्स वो कैसे बनाएगा। एक बात अच्छी हमारी फौजी एनवायरनमेंट में ये होती है कि हर 3 से 5 साल में हमारा ट्रांसफर होता है, तो हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें ये अडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन बहुत ज्यादा होती है। यस मैम। क्योंकि हर एडजस्टमेंट सीख लेते हैं मैम। हम भी, मैम मेरे फादर भी मिलिट्री में है, तो हमने भी ये चीज सीख लिया था पहले ही। यस, यस आप पूरी तरह सहमत होगे जो मैं कह रही हूँ यस मैम। कि हर डेफिनेटली। थोड़े दिनों में एक नया बदलाव वो बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। नई जगह, नए लोग, नए लोगों से इंटरेक्ट करना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे आप उनसे मिलनसार हो, नेचर जो होता है, यस मैम। वो हम फौजी बच्चों में बहुत होती है। ओके, थैंक यू मैम। मैम, आप ऐसी क्वालिटीज बताइए जो हर किसी पर्सन में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसे अभी जाकर सीखनी चाहिए वो क्वालिटीज। देखिए, कुछ क्वालिटीज आप सीख सकते हो और कुछ क्वालिटीज आपके अंदर इनबॉर्न होती है, वो सीखी नहीं जाती है। हाँ, आप किस चीज पे इम्प्रूव कर सकते हो, एक है कम्युनिकेशन स्किल्स। यस मैम। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक सामने वाले को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, सही तरीके से, यस मैम। कम्युनिकेशन का एक लूप होता है। आपने एक काम शुरू करा, आपको एक काम दिया गया, आपने वो काम शुरू करा, आपने वो काम खत्म किया। यस मैम। यहाँ पे कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता है। कम्युनिकेशन खत्म होगा जब आपने वो काम खत्म किया और आपने उस आदमी को बताया जिसने वो काम आपको दिया है। तो ये आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई, लेट्स से अगर मैंने आपको ये शेरशाह मूवी का एग्जांपल देती हूँ, कि इसमें जब बोलते हैं तो वॉकी टॉकी पे जब वो बोलते हैं मोटरोला डिवाइस पे, तो वो कुछ बोला, उसके बाद तुरंत सामने वाला नहीं बोलता है जब तक ये बोलता है ओवर। यस मैम। तो फिर दूसरा बोलेगा, यानी बीच में कोई कम्युनिकेशन कट तो नहीं गया। जब तक उसने ओवर नहीं बोला है तब तक उसकी बात चल रही है। तो पहले एक बात को सुनो, फिर ओवर के बाद आप रेस्पॉन्ड करो। ये हमारी डेली लाइफ में भी बहुत जरूरी है। हम सुनते इसलिए हैं क्योंकि हमको बोलना होता है, ये बहुत गलत है। हम सुने इसलिए कि समझे कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जरूरी नहीं है कि हर जगह टपाक से हमको आंसर ही देना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करने चाहिए। हो सकता है वो व्यक्ति सिर्फ अपने आप को सुनाने की इच्छा रख रहा है कि कोई मुझे सुन ले। यस मैम। उसको समझो वो क्या बोलना चाहता है। रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड करो।
डेफिनेटली मैम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला। मैम, जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी कि बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। किसी और से कंपटीशन नहीं, आपकी कंपटीशन आपके साथ है। अपने आप में आप विश्वास रखो, उस दृढ़ निश्चय को बनाए रखो। शॉर्ट टर्म गोल्स जो मैंने कहा, Yes, ma'am. अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ बढ़ने के लिए, और इसको हमेशा रिवाइज करते रहो। वीकली गोल्स बनाओ, आज मुझे ये करना है, इस सप्ताह मुझे ये करना है। हर दिन ये सोचो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैं क्या अच्छा कर सकता था। उन चीजों पे आप आगे बढ़ो। Yes, ma'am. और कभी गिरने से मत डरो। गलती करोगे तभी तो कुछ सीखोगे। डेफिनेटली मैम। आगे बढ़ो, गलतियों से सीखो, बट गिरो तो जरूरी ये है उठो। ओके मैम। उठना ज्यादा जरूरी है।